हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे एनसीईआरटी उदाहरण 1.12। ये बेटा गॉस लॉ पर आधारित एक उदाहरण है। ठीक है, देखते हैं बेटा, काफी इंपॉर्टेंट है, इसका आगे भी यूज आएगा। तो इस सिलेंडर से फ्लक्स किस तरीके से गुजरता है, तो ये सवाल आप बुक से पढ़ सकते हैं। मैंने यहाँ पर नोट नहीं किया है, इसके से क्वेश्चन भी पूछे गए हैं वो लिखा है, पूरा क्वेश्चन मैंने नहीं लिखा है, तो आप एक बार बुक से अपना क्वेश्चन पढ़ सकते हैं। मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है बेटा कि कोई वैद्युत क्षेत्र इस प्रकार से है कि पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में एक समान है और नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ, नेगेटिव एक्स दिशा में एक समान है। यानी कि वो प्लस एक्स की तरफ प्लस एक्स की दिशा में एक समान है और माइनस एक्स की तरफ माइनस एक्स की दिशा में एक समान है। कुछ इस प्रकार से है बेटा कि प्लस एक्स की तरफ ये मान लीजिए ई प्लस एक्स वैद्युत क्षेत्र है, ये वाला दे रखा है बेटा 200 और किस दिशा में है बेटा, आई दिशा में, प्लस एक्स का मतलब आई, और ये वैद्युत क्षेत्र माइनस एक्स में, माइनस एक्स इधर की तरफ समान परिमाण है, समान परिमाण का है, पर अब किस दिशा में है, माइनस है। इस तरीके से कोई स्पेशल वैद्युत क्षेत्र है कि धनात्मक एक्स अक्ष पर धनात्मक दिशा में है और ऋणात्मक एक्स अक्ष पर ऋणात्मक दिशा में एक समान है। उन्होंने कहा है कि इस वैद्युत क्षेत्र में कोई सिलेंडर या कहें बेलन, इस वैद्युत क्षेत्र में कोई सिलेंडर रखा हुआ है और इस प्रकार से रखा है कि सिलेंडर का केंद्र मूल बिंदु पर है और सिलेंडर की अक्ष एक्स अक्ष के साथ है। ये जो है बेटा, ये सिलेंडर की अक्ष है। ये क्या है, ये बेलन, सिलेंडर की जगह मैं लिख रहा हूं बेटा बेलन, बेलन की अक्ष, बेलन की अक्ष एक्स अक्ष के साथ है और ये बेलन का केंद्र है जो मूल बिंदु पर है। ठीक है, बेलन की कुल लंबाई दे रखी है 20 सेंटीमीटर, तो हमें मालूम है बेलन का केंद्र O है तो 10 सेंटीमीटर इधर होगा, 10 सेंटीमीटर इधर होगा, और बेलन की त्रिज्या दे रखी है 5 सेंटीमीटर, त्रिज्या यानी R बराबर दे रखा है 5 सेंटीमीटर कि बेलन की त्रिज्या ये। तो इन्होंने पूछा है, पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन का पहला पार्ट ये है कि प्रत्येक चपटे फलक से गुजरने वाला नेट बहिर्मुखी फ्लक्स कितना होगा। तो इन्होंने पूछा है कि प्रत्येक चपटे, तो बेटा सिलेंडर में दो पार्ट चपटे होते हैं, दो फेस चपटे होते हैं। कौन कौन से फलक चपटे होते हैं, एक तो ये वाला फलक, ये ऐसे मान लीजिए फर्स्ट चपटा, चपटा फलक, ये बेटा इस हिस्से को चपटा कहते हैं। ये मान लीजिए दूसरा चपटा हिस्सा, ये है इसका सेकंड चपटा फलक। यानी आपने देखा होगा बेलन ऐसा होता है बेटा, तो ये वाला हिस्सा जो आपको दिखाई दे रहा है इसे फ्लैट फेस यानी चपटा, इसको चपटा सिरा का फलक कहेंगे और ये भी चपटा फलक है। तो दो चपटे फलक होते हैं बेलन, याद रखिएगा। ठीक है, ये और ये चपटे फलक। ठीक है, इन्होंने कहा है, और ये जो हिस्सा होता है जो ऐसे गोल गोल है, इसको क्या कहा गया है, पार्ट्स। ये सेकंड पार्ट में इसकी जरूरत पड़ेगी, इसे भी अभी से लिख देता हूं। उस हिस्से को कहा गया पार्ट्स। तो ये वाली जो सतह होती है ये, इसको कहते हैं पार्ट्स। ठीक है, इसको कर्व भी कहते हैं, कर्व है ना, थोड़ी कर्व सतह। ठीक है, कर्व सतह, कर्व सतह। चलिए अब देखते हैं सवाल क्या है। तो पहला उन्होंने पूछा है कि चपटी सतह से, प्रत्येक चपटी सतह से, तो बेटा पहले हम मान लीजिए इस चपटी सतह से निकालने की कोशिश करते हैं। चलिए, तो ए पार्ट अभी हम निकाल रहे हैं, ए पार्ट। तो यहां लिख देता हूं मैं प्रथम या फर्स्ट चपटी फलक, प्रथम चपटे फलक से गुजरने वाला फ्लक्स। ठीक है,
इसको नाम दे देते हैं फाई ई, ठीक है, फर्स्ट चट्टा, ऐसे रख देता हूं, आप समझ जाएंगे। तो हमें मालूम है फ्लक्स निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, ई डॉट एस, ई डॉट एस हमने पढ़ा है, ई डॉट एस। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ई है फर्स्ट चैप्टर फ्लक्स है, तो फर्स्ट चैप्टर फ्लक्स में विद्युत क्षेत्र कौन सा होगा, ई प्लस एक्स वाला, ठीक है। तो आप चाहें तो ई प्लस एक्स लिख दीजिए। बाकी यहाँ तो परिमाण की जरूरत है तो कोई दिक्कत नहीं है, प्लस एक्स और माइनस एक्स का परिमाण 200 सेम है, और यहाँ आता है कॉस्ट एस, ई डॉट एस को खोल दिया, ई एस कॉस्ट। चलिए अब हम इधर आते हैं, पहले फिगर में देखते हैं। देखिए सबसे पहले वैद्युत क्षेत्र को समझते हैं। अभी मैंने डायरेक्शन बना दी, ये वैद्युत क्षेत्र कुछ इस तरीके से, मैं पूरा बना लेता हूँ, बुक में नहीं बनाया पर मैं बना लेता हूँ। ये वैद्युत क्षेत्र कुछ इस तरीके से, धनात्मक एक्स दिशा में, धनात्मक दिशा की ओर, धनात्मक एक्स दिशा की ओर एक समान है। कैसा है, एक समान, ऐसे। तो और नीचे भी बना देता हूं, ज्यादा लाइन नहीं बनाऊंगा। ये वाला वैद्युत क्षेत्र ये है, ई प्लस एक्स। ये कौन सा है, ई प्लस एक्स है। और यही वैद्युत क्षेत्र अगर ऋणात्मक तरफ जाते हैं, वाई एक्सिस है, इससे इधर, ये मूल बिंदु से इधर धनात्मक एक्स एक्सिस और इधर से ऋणात्मक एक्स एक्सिस। तो ऋणात्मक एक्स एक्सिस में भी एक समान है पर ऋणात्मक दिशा में है ये वैद्युत क्षेत्र, यानी इस दिशा में ऐसे उल्टा माइनस आई, इधर किस दिशा में था, आई है, और इसमें माइनस आई। तो वैद्युत क्षेत्र मैंने आपको डायग्राम में दिखा दिया है, जिससे आपको थोड़ा सा आइडिया है। ओके, चलिए। तो अब आपको दिखाई दे रहा होगा कि फ्लक्स इस सतह से भी गुजर रहा है, इस सतह से भी गुजर रहा है। पहले हम इस सतह की बात करें, फर्स्ट सतह की सतह। तो बेटा फ्लक्स निकालने के लिए हमें वैद्युत क्षेत्र पता होना चाहिए चपटी सतह पर। तो हमें मालूम है वैद्युत क्षेत्र 200 है परिमाण। एस क्षेत्रफल पता होना चाहिए, तो चपटी सतह का क्षेत्रफल निकालेंगे, और थीटा यानी ई और एस के बीच का कोण पता होना चाहिए। तो पहले हम ई और एस के बीच के कोण की बात करें। तो देखिए बेटा, ये होती है चपटी सतह। तो किसी भी सतह का क्षेत्रफल सदिश, एस होता है क्षेत्रफल सदिश और थीटा होता है क्षेत्रफल सदिश और वैद्युत क्षेत्र के बीच का कोण। तो देखो बेटा, इसका क्षेत्रफल सदिश मैंने आपको बताया था किसी भी सतह के लंबवत बाहर की ओर होता है, बंद सतह है तो बाहर की ओर। तो बेटा इस सतह का लंबवत क्या होगा, इस चपटी सतह, इसका लंबवत ये, और किधर, बाहर, ऐसे किधर, बाहर की। तो बेटा इसका क्षेत्रफल सदिश बाहर की ओर होगा कुछ इस तरीके से, इस सतह तल के लंबवत बाहर। ये है बेटा एरिया बेटा एस। और वैद्युत क्षेत्र भी किधर है, उसी दिशा में। ई वैद्युत क्षेत्र भी उसी दिशा में है, क्षेत्रफल सदिश भी इसी दिशा में। तो कोण कितना हो गया, 0। कोण कितना हो गया बेटा, 0। तो हम इसमें मान रखते हैं। तो हमें मालूम है ई बेटा, ई है 200, ई प्लस एक्स कॉस कितना है 200 ई है। और एस, एस कितना होगा बेटा, इस फलक का क्षेत्रफल, ये एक तरीके की चक्ति बनी। तो इसका क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। क्या होता है बेटा, पाई आर स्क्वायर। इसका क्षेत्रफल होता है, यहां लिख देता हूं, ई हो गया बेटा 200 और एस हो गया पाई आर स्क्वायर और कॉस 0। इसके बीच का एंगल कितना हो गया, 0। तो यहाँ पर 200 ठीक है इंटू 3.14 आर, इसकी त्रिज्या कितनी दे रखी है, 5 है, पर वो सेंटीमीटर में है। तो किस में कन्वर्ट कर लेंगे बेटा, मीटर में। तो ये 10⁻⁻2 का इंटू कर दिया 5 सेंटीमीटर, तो मीटर में हो गया इसका स्क्वायर। और cos 0 की वैल्यू होती है बेटा 1। अगर इसको पूरे को सॉल्व करें तो ये आता है बेटा 1.57, ठीक है 1.57।
यूनिट होती है न्यूटन पर कूलम मीटर। तो अपना बेटा इस पहली चपटी सतह से इतना फ्लक्स पूछिए। एक बार और समझ लीजिएगा, क्षेत्रफल सदिश इसका बाहर की ओर, विद्युत क्षेत्र भी बाहर की ओर, ठीक है बेटा। क्षेत्रफल सदिश बाहर की ओर और विद्युत क्षेत्र बाहर की ओर, इसलिए थीटा बराबर 0। और इस फलक का क्षेत्रफल हो गया पाई आर स्क्वायर। तो इससे ये फ्लक्स पूछा। अब हम बात करते हैं दूसरे फलक से। ऐसे दो फलक हैं, तो अब इसी के लिए सेकंड चपटे फलक से गुजरने वाला फ्लक्स, ठीक है, इसको डिनोट कर देता हूं बेटा फाई ई, सेकंड चपटा, चपटा फ्लक्स, समझ जाइएगा। तो इसके लिए क्या होगा बेटा, E माइनस एक्स। इस चपटे फ्लक्स पर विद्युत क्षेत्र कितना, E माइनस एक्स। तो E माइनस एक्स डॉट एस, E माइनस एस कॉस थीटा, ये खोल दिया। चलिए, परिमाण तो समान है, क्षेत्रफल चपटी का हमें पता ही है, थीटा के बारे में बात कर लेते हैं। तो ऐसे देखते हैं, अब ये वाले फलक है, इसका क्षेत्रफल सदिश ऐसे था, ये वाले का क्षेत्रफल सदिश कैसे होगा, लंबवत तो ये हो गया बाहर की ओर, बाहर का मतलब बेलन के अंदर कभी नहीं होगी। बंद सतह का क्षेत्रफल सदिश तल के लंबवत हमेशा बाहर की ओर होता है। तो बेटा इसका क्षेत्रफल सदिश ऐसे होगा, इसका क्षेत्रफल सदिश इस चपटी का या चपटी सतह का क्षेत्रफल सदिश इस दिशा में है। अच्छी बात है, एस इधर है, ई भी किधर है, इधर, दोनों ही इस साइड है। ई माइनस एक्स भी इस दिशा में है और एस भी इस दिशा में है, तो कोण कितना हो गया, 0। तो अब हम मान रखते हैं ई माइनस एक्स कितना है, 200, ठीक है। क्षेत्रफल कितना हो गया, पाई आर स्क्वायर, ये भी चपटी है, और कॉस 0। इसको सॉल्व करें, सेम आएगा बेटा 200, 3.14, आर हो गई बेटा 5, इसकी त्रिज्या कितनी है, 5 बेलन की, और सेंटीमीटर में तो मीटर में कन्वर्ट किया। कॉस 0 की मान होता है बेटा 1, कॉस 0 का मान होता है 1, तो ये भी कितना आएगा 1.5 न्यूटन पर कूलम मीटर। तो हमारे दोनों फ्लक्स निकल हैं, प्रत्येक चपटे फ्लक्स से गुजरने वाला फ्लक्स बहिर्मुखी, और ये बहिर्मुखी पहले लिख दिया था, हमें दिख रहा है बाहर निकल रहे हैं दोनों, तो ये दोनों हो गए, ठीक है बेटा। चलिए, ये बात के लिए ये स्पेशल केस है बेटा, इसमें विद्युत क्षेत्र की दिशा बदल गई है, इधर से इधर, इधर। अगर ये एक समान होता, बाहर से विद्युत क्षेत्र जा रहा होता, तो इसमें से 0 फ्लक्स गुजरता, पहले पढ़ा चुका हूं। बंद सतह से गुजरने वाला फ्लक्स 0 होता है, उस केस में विद्युत क्षेत्र बाहर से बनता होता है, या अंदर आवेश नहीं होता। चलिए, अब बात आती है इसके सेकंड पार्ट में, सिलेंडर के पार्ट से गुजरने वाला फ्लक्स। तो देखिएगा बेटा, अब हम इसका बी पार्ट पढ़ रहे हैं, पार्श्व सतह। पार्श्व सतह मैंने बताया, ये वाली कर्व सतह, कर्व सतह। तो इसके लिए एक बात लिख देता हूं, फिर मैं समझाता हूं। बेलन के पार्श्व सतह के प्रत्येक बिंदु पर ई तथा एस के मध्य कोण π/2 होता है। देखिए, मैंने कहा बेलन के पार्श्व सतह के लिए विद्युत क्षेत्र तथा क्षेत्रफल सदिश के बीच कोण π/2 है, यहाँ पर इस वाले केस में, ठीक है ना। हर समय नहीं कि यूनिवर्सल कुछ मान ले, है लिख देना, कोण है यहाँ पर। देखिए कैसे, ये पार्श्व सतह, पार्श्व सतह का क्षेत्रफल सदिश, जैसे ऊपर की किसी बिंदु की बात करें तो ऐसे रखा, क्षेत्रफल सदिश बाहर के, इस बिंदु पर रखूं तो किधर, ऐसे, ठीक है। अब इस बिंदु पर अगर क्षेत्रफल सदिश ऐसे है, विद्युत क्षेत्र किधर है, इधर,
इस दिशा में। तो कोण कितना बन रहा है 90 का, देखिएगा। तो इस तरीके से इस पर जो क्षेत्रफल सदिश बनता है वो बेटा त्रिज्यीय है। एक तरीके से ऐसे, इस बिंदु पर 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 नीचे, ऐसे, इस बिंदु पर नीचे। तो ये एक तरीके का अपने प्लेन में इसके बेलन की अक्ष के लंबवत तल में त्रिज्यीय बहिर्मुखी होता है। ठीक है बेटा, क्षेत्रफल सदिश बेलन की अक्ष के लंबवत तल में त्रिज्यीय बहिर्मुखी होता है। इसलिए ये एस प्रत्येक बिंदु पर यहाँ पर ई के साथ 90 कोण बनाएगा। ऐसे समझिए, 2-3 जगह दिखा देता हूँ। जैसे इस बिंदु पर बात करें तो इस बिंदु पर क्षेत्रफल सदिश कैसे होगा, बाहर ऊपर की ओर। इस बिंदु पर क्षेत्रफल सदिश बाहर की ओर। अगर बेटा यहाँ किसी बिंदु की बात करें, नीचे की बिंदु है ये, तो नीचे की ओर। जैसे ये बेलन रखा था, इस बेलन के नीचे की सतह पर ऐसे, ऊपर की सतह पर ऊपर, ये वाली सतह पर आपकी तरफ, ठीक है ना। ये ऐसे टेढ़ा होता तो ऐसे, ठीक है, ऐसे टेढ़ा होता तो ऐसे, हमेशा लंबा किसी भी बिंदु पर देखो ऐसे। तो ये ई के साथ हमेशा 90 कोण ही बनाएगा। अगर यहाँ कहीं पर बात की जाए तो 2-3 जगह दिखा देता हूँ। एस नीचे और वैद्युत क्षेत्र इधर, तो फिर कितना कोण बनाया, 90। क्षेत्रफल सदिश यहाँ कहीं बिंदु की बात होती तो ऐसे किसी भी बिंदु पर नीचे का क्षेत्रफल सदिश हमेशा कितना कोण बनाएगा, ई के साथ 90 का। इसलिए फाई ई पार्श्व, यानी पार्श्व सतह से गुजरने वाला फ्लक्स कैसे निकलेगा, ई डॉट एस है, तो ई एस कॉस 90 पाई/2 यानी 90। तो बेटा कॉस 90 आ गया, वहां पर फ्लक्स का हो जाता है कॉस 90 की वैल्यू क्या होती है, 0। तो बेटा पार्श्व सतह से कोई भी फ्लक्स नहीं उठेगा। ये जो सतह है इसकी कर्व वाली, इस सतह से कोई फ्लक्स नहीं उठेगा। फ्लक्स ऐसे ऐसे निकल जाएगा, इस सतह से कुछ नहीं, बस चपटी सतहों से गुजरेगा। ठीक है, चलिए अब इन्होंने थर्ड पार्ट पूछा है, तो पार्श्व सतह से गुजरने वाला फ्लक्स क्या होगा, 0। अब ये कह रहे हैं सिलेंडर से गुजरने वाला नेट फ्लक्स पूछा है। तो बेटा सी पार्ट संपूर्ण लिख देता हूं, अब पूरे सिलेंडर के लिए बात हो रही है। ये चपटी सतहों से गुजरने वाला था, ये पार्श्व सतह से था। संपूर्ण बेलन से, सिलेंडर की जगह बेलन से गुजरने वाला नेट फ्लक्स लिख देता हूं, नेट फ्लक्स। ठीक है, तो बेटा फाई ई नेट का मतलब है ये तीनों फ्लक्सों को जोड़ दीजिए, सभी पूरे बेलन से सभी जितनी भी सतह सबसे जो भी गुजर रहा सबको जोड़ दीजिए। तो इसका मतलब हुआ फाई ई फर्स्ट चपटे सतह प्लस फाई ई सेकेंड चपटे फलक प्लस फाई ई पार्श्व, इन तीनों फ्लक्सों को जोड़ो। तो पहला कितना था, पहले चपटे फलक का 1.57, दूसरे चपटे फलक का 1.57, पार्श्व का 0, पार्श्व से कितना फ्लक्स गुजरा, 0। तो एक और टोटल फ्लक्स कितना आ गया 3.5, ये फाई ई यानी संपूर्ण बेलन से इतना फ्लक्स गुजरेगा। यूनिट वही न्यूटन पर कूलम। ठीक है बेटा, अब ये नेट फ्लक्स होगा, सारे फ्लक्स जोड़ दिए, ये भी बाहर निकल रहा था वो भी बाहर निकल रहा था, इसलिए ये जुड़े। थोड़ा कॉमन सेंस अपने आप पे लगा लीजिएगा, कभी कभी एरिया वेक्टर में गड़बड़ हो रही हो तो खुद भी देख लीजिएगा कि इधर भी बाहर निकल रहा है उधर भी बाहर निकल रहा है। ठीक है, तो बाहर वाले दोनों बाहर निकल रहे हैं तो प्लस हो जाएंगे, और कोई एक एंटर कर रहा होता है एक एग्जिट, यानी एक प्रवेश कर रहा होता है एक बाहर निकल रहा होता है, तो एक प्लस होता है एक माइनस होता है। एरिया वेक्टर से भी, क्षेत्रफल सदिश से भी यही आता, नहीं तो कॉमन सेंस से सोचिएगा। ठीक है, फिजिक्स में सोचिएगा ज्यादा, फॉर्मूले दिमाग से लगाइएगा। चलिए इसका डी पार्ट और देख लेते हैं। डी पार्ट कह रहा है सिलेंडर के भीतर कितना आवेश होगा, सिलेंडर के भीतर कितना नेट आवेश होगा। तो नेट आवेश के लिए गॉस लॉ का फॉर्मूला है बेटा, नेट आवेश, सिलेंडर के अंदर नेट आवेश। तो बेलन के अंदर नेट आवेश लिख देता हूं, बेलन के
अंदर या भीतर नेट आवेश। तो बेटा नेट आवेश के लिए फॉर्मूला है फाई ई नेट, गॉस लॉ कहता है बंद सतह के लिए क्यू नेट अपॉन एप्सिलॉन नॉट। हाँ ये है बेटा। तो यहाँ पर क्यू बराबर क्या हो गया, क्यू बराबर क्या हो गया फाई ई नेट इंटू एप्सिलॉन नॉट। फाई ई नेट है बेटा 3.14 और ये है 8.85 एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू इंटू 10 टू द पावर माइनस। अगर इसको सॉल्व करते हैं बेटा तो 3.14 इंटू 8.85 27.78 तो इसको लिख सकता हूं मैं 27 यानी 2.7 इसको लिख सकता हूं 27 तो 2.78 एक पावर इधर कम कर देता माइनस, ठीक है। और ये नेट आवेश निकला है तो इसकी यूनिट होगी कूलम, ठीक है। तो एक आंसर, दो आंसर, ठीक है, ये सब आंसर है। नेट फ्लक्स पास से 0, एक चपटी सतह से इतना, दूसरी चपटी सतह से इतना। तो ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन था बेटा। अभी हम बेटा इसके बाद गॉस नियम के अनुप्रयोग देखेंगे। गॉस नियम के अनुप्रयोग, उसमें बेटा लंबे अनंत लंबे तार के कारण समान रूप से आवेशित तार के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र तथा अनंत विशाल समतल चादर के कारण वैद्युत क्षेत्र ज्ञात करेंगे। ये गॉस लॉ के अनुप्रयोग में है, एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ। तो उनमें बेटा आप देखेंगे कि उसमें गॉस सतह दोनों में मैं बेलन लूंगा। तो बेटा बेलन से गुजरने वाला फ्लक्स थोड़ा ठीक से समझ लीजिएगा, इस क्वेश्चन की अच्छी तरह से प्रैक्टिस कीजिएगा, ठीक है। बोर्ड एग्जाम में भी आ चुके हैं। चलिए बेटा, तो ये अच्छा प्रॉब्लम है।